देखो कल हमने टॉपिक बेटा स्टार्ट किया था। देखो बेटा मैंने उसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखाए थे। एक बार जरा मैं उसको दोबारा डिस्कस करता हूँ क्योंकि आज हम बेटा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा हमने कल जो क्लास ओवर की थी उससे पहले हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। बेटा यदि आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आपको एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा आपको इसमें इक्वेशन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 3 होती है कंडीशंस। सबसे फर्स्ट तो होती है यदि आपको मिले इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, a1 अपॉन a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, लाइंस बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलोगे। और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन। वन बोल दो या यूनिक बोल दो, एक ही बात है बेटा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट हमारे पास था a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इस केस में आपके पास कौन सी लाइंस मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। और इस केस में आपके पास सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में आपके पास होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। थर्ड हमारे पास क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या था, पैरेलल लाइंस, इस केस में था पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा, हमने ये डिस्कस किया था। और इन दोनों केसेस में आपका सिस्टम होगा कंसिस्टेंट जब आपको एटलीस्ट वन मिले सॉल्यूशन, और इस केस में आपका सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। इतना सबको समझ में आया था बेटा, ये हमने कल डिस्कस किया था सबको इतना। एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, ऑन कम, देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको और हो जाएगा यहाँ से क्लियर। देखो बेटा आपसे बोल रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो आपसे बोल रखा है ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन में आपसे बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। बहुत इजी है बेटा। देखो बेटा इसमें आपको ये फर्स्ट पार्ट में क्या इक्वेशन दी हुई है, ये आपको दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरे मेरे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। बड़ा सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है हमेशा, यदि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, यदि आपको बेटा ये 8 आपका आरएचएस साइड में होता, तो हमेशा पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे। जो हम जानते हैं बेटा आपकी फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, बेटा इस फॉर्म में आप अरेंज करोगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो अपने पास ये होती है, दूसरे नंबर क्या होती है, इस तरह की होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, हे यार क्या लिख लो आप, a1 b1 c1, बेटा a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 कितना है 5 है, ठीक है। b1 कितना होगा फर्स्ट इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ y -4, c1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। a2 सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। b2 आ जाएगा 6 और c2 कितना आ जाएगा -9। ये आपने लिख लिया। अब आपसे ये पूछा है कि आपको बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या होंगी कोइंसिडेंट, तो बेटा आप तीनों रेशियो फाइंड कर लो। पहले फाइंड कर लो a1 अपॉन a2, फाइंड कर लो बेटा, ये कितना आ रहा है 5/7। फिर फाइंड करो b1 अपॉन b2, ठीक है, ये आपका है -4/6, मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो यहीं से आपको बेटा क्या मिल गया, देखो आप आगे मत बढ़ो, यहीं से देखो अपने पास क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू दिस है। बेटा आप हम जानते हैं ऐसा केस में कौन सी लाइंस होती है, ये क्या होगा बेटा इसमें, इस केस इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग करेंगी बेटा, ठीक है। यहाँ आप क्या बोलोगे, देयरफॉर आपको क्या मिल रहा है, आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिला। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका पहला केस था, तो आप यहाँ से क्या बोल दोगे, हैंस, क्या बोल दोगे, हैंस द गिवन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये आप लिख दोगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो करना है। तो इसके बेटा रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप होमवर्क में कर लेना, ये आपको ऐसे ही करने हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप इसके होमवर्क में कर लेना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। सबको समझ में आया बेटा कैसे किया हमने प्रोसेस? बहुत इजी है। यहाँ पे बोल रखा है कंपेयरिंग द रेशियोज, वही आपको बेटा रेशियो कंपेयर करने हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बेटा वही सेम प्रोसेस है। तो आपके पास यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? ये दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। पहले इन दोनों को लिख लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपको मिल जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से लिख लो आप। तो यहाँ हम लिख लेंगे हेयर a1 इक्वल टू कितना है? 3 है। ठीक है, b1 कितना है? 2 है, और c1 कितना है? -5 है। ठीक है, a2 कितना है? 2 है। ठीक है, b2 हमारे पास -3 है, और c2 कितना है? -7 है। तो यहाँ से आप रेशियोज निकाल लो। पहले निकाला आपने a1 अपॉन a2, तो कितना आ जाएगा? 3/2। फिर निकाल लो b1 अपॉन b2, ये आपका आएगा 2 अपॉन -3, और लास्ट में है c1 अपॉन c2, ये आपका आएगा -5 अपॉन -7, मतलब आपके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बड़ा यहाँ से तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से आप क्या बोलोगे? जरा इन दोनों को चेक करो बेटा, ये दोनों आपको बेटा यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पे नॉट इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, तो b1 अपॉन b2। अब बेटा यहाँ से आप बोला कि कौन सा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा। हम पढ़ चुके हैं, इस केस में आपको मिलेगा कंसिस्टेंट। तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे देयरफॉर, क्या बोलोगे? देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या बेटा? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक है तो एक क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इस तरह से बोल दोगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो आपने कैसे किया? आपने रेशियोज चेक कर ले बेटा, यही से आपको क्या मिल रहा है? दोनों यही इक्वल नहीं है, तो इस केस में आपका ये फर्स्ट केस हो गया, ये है तो आपका होगा यूनिक, यूनिक है तो ये क्या हो जाएगा? आपको कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सबको समझ में आया बेटा? तो आया आपका इसके इक्वल, और ये दोनों ये इसके इक्वल नहीं है। थोड़ा इस केस में अपने कौन सा मिल रहा है? यहाँ पर कौन सा केस मिल रहा है? कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ कौन पैरेलल लाइंस, पैरेलल बेटा मिल रहा है आपको? पैरेलल मिल रही है, क्योंकि बेटा इसमें आपका ये आपका नो सॉल्यूशन है, तो ये बेटा आपको मिल रही है पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? नो सॉल्यूशन, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। होगा बेटा? होगा नहीं होगा? तो बेटा ये आपका केस किसका है? ये आपका केस है पैरेलल लाइंस का, मतलब इस केस में होगा आपका नो सॉल्यूशन। तो आप क्या बोल दोगे? देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, the pair of linear equation has no solution, has no solution, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, has no solution। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये? इस वजह से ये आपका हो जाएगा hence the given system is inconsistent, the given system is inconsistent। तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं बेटा? सबको प्रोसेस समझ में आया ना? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है बेटा, आपको एक कंडीशन देख के बस एनालाइज करना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेटिस्फाइज। में देखो आपसे बोल रखा है द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या बोल रखा है? आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले आपको चेक करना है कि ये आपको कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि हम जानते हैं यदि वो आपका इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो यदि आपको कंसिस्टेंट होगा तभी आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो स्टार्ट करते हैं इसको।
तो हमारे पास क्या है, पहले आप चेक करो कि ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है x प्लस वाई माइनस 5। कंसिस्टेंट है हाँ बेटा कौन सा है बेटा, ये सर, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है। हाँ ठीक है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। थोड़ा यहाँ से अपन लिख रहे हैं, देखो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर अपने पास 2 है। फिर लिख लो b1 अपॉन b2, तो यहाँ हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ y 1 है, ये अपने पास 2 है। c1 अपॉन c2 क्या है, -5 पर -10 कितना, ये 1 अपॉन 2 आ रहा है। मतलब यहाँ से आपको मिल रहा है क्या, यहाँ से आपको मिल रहा है a1 अपॉन a2 किसके इक्वल, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब बेटा ये आपका केस कौन सा हो गया, ये आपका हो गया कोइंसिडेंट वाला केस हो गया बेटा। ये वही केस हुआ अपने पास, हुआ क्या, ये आपका हुआ कोइंसिडेंट वाला केस। तो बेटा इस केस में आपके पास सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, इतना समझ में आया क्या बेटा, सबको इतना समझ में आ रहा है क्या, कैसे कर रहे हैं, सबको इतना समझ। ये हमारे पास है प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से इसके अपन निकाल लें, 2 पॉइंट्स निकाल लो और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे उसको, फिर तो निकाल लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स निकाल लो x y, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपने x लिया 0, तो बेटा y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y 0 से x 5 आ जाएगा। ओके, तो अपन आप ले लो सेकंड, अपने पास देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से इसके 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट फाइंड कर लो। तो देखो x y वही कर लो बेटा, 0 निकाल लो, एक बार x 0 पुट कर दो, x और y, x 0 पुट किया y 5 आ गया, y 0 किया तो x 5 आ गया, ठीक है। ग्राफ पर प्लॉट कर दें बेटा इसको, तो ग्राफ बना दो इसका। तो देखो ग्राफ ले लेते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ ले लिया, ये अपने पास y एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया x डैश y और y डैश, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया ओरिजिन। तो स्केल है तो कोई दिक्कत नहीं, से चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। सारे अपने पॉजिटिव ही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 और -1 -2 देखो बेटा x0 y5, तो कौन सा पॉइंट आएगा, x0 y5 मतलब आपका ये पॉइंट रहेगा ऑन y एक्सिस, x5 y0 ऑन x एक्सिस। ज्वाइन कर दो बेटा इसको, ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको, ये ज्वाइन, ठीक है। एक मिनट, इसको अपन और थोड़ा कर देते हैं सही से, तो ये इस तरीके से ज्वाइन, ठीक है बेटा। ये आपने कर दिया, तो देखो यहाँ से आपने कर दिया, तो ये आपका लाइन आ गया बेटा। कौन सा लाइन आया आपका, ये आपका आ गया जो आपका फर्स्ट लाइन था, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जब बेटा इस पर ध्यान दो बेटा, देखो वही सेम पॉइंट्स है ना, ये आपका पॉइंट है वही 0 5 और ये आपका पॉइंट है 5,0। और देखो आप यहाँ से देखो आप शो भी कर चुके हो कि आपका होगा कोइंसिडेंट। तो देखो आपकी ये हो रही है कोइंसिडेंट, तो ये आपकी सेम इक्वेशन, ये भी दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो आप ग्राफ से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपने यहाँ पर शो किया है कि वो यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि यहाँ पर नहीं बन रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक की है। तो बेटा इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। सबको समझ में आया बेटा, देखो हो रहा है ना वेरीफाई, क्योंकि बेटा आपने शुरू में क्या चेक किया है, आपने बोला है कि बेटा वो आपका होना चाहिए कोइंसिडेंट, और देखो बेटा ये भी आपको देखो हो रहा है कोइंसाइड। तो इस केस में देखो ये इसके अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। तो समझ में आया बेटा कैसे शो हुआ, ठीक है। सबको समझ में आया बेटा कैसे हमने शो किया, यस सर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तो अब जब ये है आपका, तो बेटा इसके सॉल्यूशन तो क्या होंगे, इसके होंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बेटा आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे देयरफॉर these equations have infinitely many solutions। तो बेटा ये आपका केस कौन सा है, ये वाला केस है, have infinitely many solutions। ऐसे आप इसको लिख दो, क्योंकि उसने आपसे बोला है obtain the solution graphically, तो इसके होंगे infinitely many solutions। इस तरह इसको शो कर दोगे, ठीक है बेटा। चलो इसका मैं आपको एक पार्ट और कराता हूँ, सेकंड पार्ट करते हैं।
बाकी आप ट्राई कर लेना फिर। देखो तो इसका अपन करते हैं सेकंड पार्ट। सेम बेटा ऐसे करना है आपको। देखो बेटा इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसमें 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये आपको दिया हुआ है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो क्या करें, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो ये आपको मिलेगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी हमारे पास क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। सर इनकंसिस्टेंट। हाँ सही है बेटा, क्योंकि बेटा इसका होगा क्योंकि ये आपका होगा नो सॉल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। सही है बेटा। तो यहाँ से अपन निकाल लें a1/a2, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है। b1/b2 निकाला बेटा, तो ये भी कितना आएगा -1 -3, तो कितना 1/3 आ जाएगा। c1/c2 कितना आएगा बेटा -8 -16, ये आपका 1/2 आएगा बेटा 1/2। तो यहाँ से आप क्या बोल पा रहे हो, यहाँ से आप ऐसा बोल पा रहे हो कि आपका जो a1/a2 है वो आपका इक्वल तो है b1/b2 के, बट ये आपका नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो हम जानते हैं बेटा इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन होता है, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये आपका हुआ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका नो सॉल्यूशन है। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे हेंस द गिवन सिस्टम, हेंस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और जब आपका ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई है नहीं सॉल्यूशन, तो इसका ग्राफ कोई बनेगा, क्योंकि उसने आपसे क्या बोल रखा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये तो आपका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया बेटा कैसे कर रहे हैं प्रोसेस, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे कर रहे हैं प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा क्या बोल रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो पहले आप यहाँ पर एज्यूम कर लो, हम क्या लिखते हैं, हमने देखो ऐसे लिख लिया, लेट द width मान लो, लेट द width ऑफ, या आप ऐसा कर तो अपने पास हाँ width मान लो, लेट द width ऑफ द गार्डन, width ऑफ द गार्डन बी, हमने मान लिया x मीटर, एंड द लेंथ मान लो, लेंथ ऑफ द गार्डन बी वाई मीटर, लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन बी वाई मीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो देखो इसमें अपने पास पहली आपकी इक्वेशन देखो यहाँ से बन जाएगी, लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन है किससे, विड्थ से, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मतलब क्या बोल रखा है, जो लेंथ है, देखो ऐसा बोल रखा है कि इस केस में यदि मैं बोलना चाहूँ लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन है विड्थ से, तो बेटा क्या बनेगी इसमें फर्स्ट इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग बताओ, मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूं, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूं, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सर 4y plus x। हाँ सर 4y plus x। 4y प्लस एक्स क्यों लिखेंगे, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है, लेंथ मेरे पास क्या है y है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आएगा। बताओ ये बनेगा क्या, जो लेंथ है, लेंथ आपने बेटा y मान रखा है, वो विड्थ से कितना है 4 मीटर ज्यादा है, मोर है, तो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। बताओ जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो बेटा, क्या करो इस y को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा अपने पास क्या है, अब इस पर आ जाओ, क्या बोल रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये तो आपने लिख ही दिया, इज 36 मीटर। मतलब बेटा हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको लिखना है पेरीमीटर, ठीक है ना। तो पेरीमीटर जानना था बेटा, देखो पेरीमीटर कितना होता है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ होता है बेटा। और आपसे क्या बोल रखा है, हाफ द पेरीमीटर, बेटा आप पेरीमीटर का हाफ कर दो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब मैंने कर दिया, मैंने हाफ कर दिया पेरीमीटर का, मतलब हाफ ऑफ ट्वाइस एल प्लस बी, यही बोला है बेटा।
क्या बोल रखा है, देखो पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको तो बेटा आपने इसको तो भूल जाओ, ये तो आपने कर ही दिया, ठीक है, ठीक है, इज 36 मीटर, ये आपका 36 मीटर के इक्वल है, यही बोल रखा है क्या बेटा, यही बोल रहा है क्या, यही बोल रखा है क्या, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, आपने पेरीमीटर का हाफ कर दिया, ये आपको 36 के इक्वल दिया हुआ है, थोड़ा बेटा इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 2 कैंसिल हो गया कैंसिल, लेंथ और विड्थ देखो यहाँ पर पुट कर दो, लेंथ कितना मान रखा है आपने, y मान रखा है, विड्थ कितना है, x है, ठीक है, इक्वल टू 36, इसको लिख दो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों समझ में आया बेटा इक्वेशन कैसे किए, दोनों को समझ में आया बेटा इक्वेशन कैसे हमने बनाए, हो गए दोनों। अब बेटा इनको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसको तो सॉल्व करना है आपको, तो बेटा सॉल्व कर दे इसको। देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन तो है x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, सेकेंड मेरे पास है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, बेटा इनको अपन ऐड कर दें, तो इनको ऐड कर दो बेटा, तो ऐड से क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x ये कितना आ जाएगा, माइनस 36 प्लस 4 माइनस का 32 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है, सॉल्व कर दें इसको, यहाँ से कितना आपको कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 32 और आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 मिल गया आपको, मतलब जो इसकी अपने पास विड्थ थी आपको विड्थ मिल गई 16, क्या करोगे, किस में पुट कर दो, चाहो तो इसको फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास x माइनस वाई, तो कितना 16 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 20 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ गया, ओके, तो यहाँ से आपको लेंथ मिल गया 20 और विड्थ मिल गया आपको 16, तो यहाँ से आपका लेंथ कितना आ गया, लेंथ तो आ गया 20 मीटर, ठीक है, और विड्थ कितना आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा 16 मीटर, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको मिलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। देखो क्या बोल रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, क्या बोल रखा है, राइट अनदर linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed, तीन केस हैं, जब आपका फर्स्ट केस में आपको मिले इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे में मिले पैरेलल लाइंस और मिले आपको कोइंसिडेंट, मतलब अपने पास पहले केस में क्या बोल रखा है कि आपको एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे कि वो दोनों इक्वेशन एक लाइन को करें जो आपकी लाइन बेटा क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, तो ये आपका पहला केस है, मतलब आपको यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन और लिखनी है इसके साथ में पहले केस में, जैसे कि दोनों इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, किसको, जो आपकी लाइंस करें इंटरसेक्ट, ओके बेटा, ये आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना, तो देखो बेटा इसको करते कैसे, ध्यान से देखना, कैसे इसको करोगे, ध्यान से इसको सब देखना बेटा, देखो कैसे करोगे, कुछ भी ना, हाँ बेटा कुछ भी मान सकते हो बेटा, देखो इसका प्रोसेस कैसे होता है एक बार देख लो, कैसे करोगे, देखो कैसे लिखोगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, जब आपका एग्जाम आएगा तो कैसे लिखोगे इसको, when the pair of equations, इसको ऐसे लिखोगे आप, when the pair of equations represents the intersecting lines, क्योंकि आपका फर्स्ट केस यही है बेटा, represents the intersecting lines, ठीक है, lines, then the condition is, तो उसके साथ बाद क्या होती है कंडीशन, देन द कंडीशन इज, बेटा हमारे पास क्या होती है कंडीशन, जब अपने पास लाइंस करते हैं इंटरसेक्ट, तो बेटा अपने पास कंडीशन क्या होती है, तो अपने पास क्या होती है बेटा, अपने पास होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, होती है कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, बेटा यहाँ पर आपके पास देखो, अपने पास यहाँ पर क्या आपको क्या गिवन दे रखा है, A1 दिया हुआ है 2, ठीक है, B1 दिया हुआ है 3 और C1 दिया है आपको -8, ये दिया है बेटा, तो जो गिवन है ना उसको यहाँ पर पुट कर दो, A1 कितना दिया है आपको 2 दिया है, ठीक है ना, A2 आपको पता नहीं है, वो आपको रिक्वायरमेंट है, B1 कितना है 3 है और B2 आपके पास आपको पता नहीं है, थोड़ा इनको आपस में बेटा इंटरचेंज कर दो, देखो इसको अपन ऐसे लिखना है क्या, थोड़ा इसको ऐसे लिखो, क्या करो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा करते हैं अपन इंटरचेंज,
तो कितना आ जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू A2/B2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो A2/B2 होगा ना वो कभी भी 2/3 के इक्वल नहीं होगा इस कंडीशन में, जब आपका लाइंस कौन सा है, इंटरसेक्टिंग है। इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। तो बेटा अपन ऐसा बोल दें क्या, मतलब कहने का मतलब बेटा इसको आप ऐसा बोल सकते हो ना कि आपके पास ऐसा बोल सकते हो कि आपका A2 क्या है, कभी भी सपोज 2k अपने पास कोई कांस्टेंट है, इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि बेटा आपका रेशियो में है ना, और B2 कभी भी आपका किसके 3k के इक्वल नहीं होगा, k इज एनी कांस्टेंट। तो आपको ऐसा मानना है कि आपका ये कभी भी इसके इक्वल ना हो, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो कि जो आपका रेशियो होगा ना, रेशियो ऑफ A2 एंड B2 वो कभी भी आपका किसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा 2:3 के। मतलब क्या बोल सकते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हो कि शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी 2:3। ये मतलब बेटा इसका ये मतलब हुआ ना। तो आप क्या, आप कोई इक्वेशन मान लो, तो अपन लिख दें देयरफॉर द इक्वेशन कैन बी, मतलब 2 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ऐसा बोल दें क्या, इसको मैं 3 बोल दूं, मतलब A2 तो आप क्या, A2 आप 3 मान लो, ठीक है, 3x, B2 आप 2 मान लो। हमने आप इनको आपने इंटरचेंज कर दिया, कुछ ही मान, बेटा कुछ ही मान लो, बस इसके अलावा होना चाहिए वो रेशो। कुछ भी मान सकते हो, बस वो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इसको 2y बोल दो, 3x + 2y, चाहो यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट है कुछ भी मान लो, उसको 9 मान लिया आपने, इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई कंडीशन। और दोबारा समझो इसको बेटा हमने कैसे किया। ये आपका A1 B1 C1 था। आपके पास कंडीशन क्या है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो कहने का मतलब क्या बेटा, आपकी कंडीशन तो ये होती है कंडीशन ये। इसमें आपने रख के देखा, आपने यहाँ पर क्या एनालाइज किया कि जो A2 B2 का रेशियो है वो कभी भी 2:3 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी मान लो, तो A2 आप 2 के अलावा कुछ भी मान लो, तो बेटा हमने 3 मान लिया, 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। B2 आपका 3 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो उसके अलावा आप 2 4 5 6 कुछ ही मान सकते हो। तो आपने ये मान लिया, ये आपका इक्वेशन हो गया। यदि कोई स्टूडेंट सपोज इसका आंसर ये बोलता है कि सर मैंने ये लिख दिया क्या, 4x + 7y - 15 इक्वल टू, तो बेटा वो भी सही है, उसका आंसर भी सही है, क्योंकि उसने देखो A2 उसने 2 नहीं माना, कुछ ही मान लिया, B2 उसका 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। सबको समझ में आया बेटा प्रोसेस?